अक्सर ये माना जाता है कि किसी नई या कह लें जीवन रक्षक दवा को बाजार में उतारने की मंजूरी पूरी तरह से उसके बेहतरीन क्लिनिकल डेटा पर निर्भर करती है। लेकिन असल में सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। मंजूरी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि डेटा कितना प्रभावशाली है, बिल्कुल, बल्कि इस बात से होती है कि उस डेटा को रेगुलेटर्स के सामने किस तरह से पिरोया और व्यवस्थित किया गया है। और इसी वास्तुकला को डिकोड करने के लिए आज हम इस विषय की तह तक जाएंगे। इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक बहुत ही शानदार लेख है, जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट मतलब CTD के ढांचे का गहराई से विश्लेषण करता है। उद्योग से जुड़े लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक समय था जब हर देश की रेगुलेटरी एजेंसी के लिए अलग अलग फॉर्मेट में फाइलें तैयार करना एक लॉजिस्टिक बुरा सपना हुआ करता था। हर जगह के लिए अलग नियम, अलग कागज। एकदम सही। तो ये कहा जा सकता है कि इस 5 मॉड्यूल के मानकीकृत ढांचे ने उस भारी झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अगर हम इस ढांचे के पहले हिस्से को देखें तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक लाल फीताशाही और क्षेत्रीय नियमों को संभालने के लिए बनाया गया है। ये एक सटीक आकलन है। हाँ, क्योंकि मॉड्यूल एक तकनीकी रूप से CTD का हिस्सा होते हुए भी हर क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। जैसे यूरोपीय संघ के लिए अलग फॉर्म और अमेरिका के FDA के लिए अलग लेबलिंग नियम। लेकिन असली वैज्ञानिक कथा मॉड्यूल 2 से आकार लेती है। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में इसे बहुत ही खूबसूरती से एक पुल की तरह दर्शाया गया है। ये एक बहुत ही अहम पुल है। ये वो जगह है जहां आगे के मॉड्यूल्स के हजारों पन्नों के कच्चे डेटा को एक स्पष्ट और तार्किक कहानी में बदल दिया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है, क्योंकि ये सारांश ही तय करता है कि समीक्षा करने वाले अधिकारी पूरे आवेदन को किस नजरिए से देखेंगे। हाँ, ये एक तरह से पहले प्रभाव का काम करता है, फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन सिर्फ कागजों पर एक अच्छी वैज्ञानिक कहानी काफी नहीं है। मतलब अगर कंपनी उस दवा को बड़े पैमाने पर बिना किसी त्रुटि के दोबारा नहीं बना सकती तो बात वहीं अटक जाएगी। यहीं पर मॉड्यूल 3 की भूमिका सामने आती है। ये पूरी तरह से दवा की गुणवत्ता, रसायन विज्ञान और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल पर केंद्रित है। मतलब ये रेगुलेटर्स को ये विश्वास दिलाता है कि जो दवा क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल हुई थी, भविष्य में बनने वाली हर एक गोली ठीक उसी उच्च गुणवत्ता के साथ बनेगी, उसी शुद्धता के साथ लगातार बनाई जा सकेगी। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद मॉड्यूल 4 आता है, जो नॉन क्लिनिकल डेटा का घर है। जानवरों और लैब में जो टेस्ट्स होते हैं, इन विट्रो और इन विवो सुरक्षा जांच। ये डेटा मुख्य रूप से उस विशाल जानकारी को सुव्यवस्थित करने का काम करता है। हाँ, मानव परीक्षण से पहले के सारे टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी डेटा को एक ऐसे मानकीकृत रूप में पेश किया जाता है जिससे इंसानों पर परीक्षण के संभावित जोखिमों का वैज्ञानिक रूप से सटीक आकलन हो सके। और इसके बाद ही हम इस पूरे ढांचे के सबसे बड़े हिस्से तक पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा बारीकी से जांचे जाने वाले हिस्से, यानी मॉड्यूल 5 तक, जहां सारा क्लिनिकल डेटा मौजूद होता है। हजारों मरीजों का डेटा, कई ट्रायल चरणों और अनगिनत केस रिपोर्ट फॉर्म्स की जानकारी। ये मॉड्यूल इस पूरे आवेदन का दिल है। प्रभावकारिता और सुरक्षा के सभी दावों की असली परीक्षा यहीं होती है। और जो बात इसे आज और भी आकर्षक बनाती है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विकास। अब ये सब कागजों के ट्रकों में भरकर नहीं जाता। हम CTD की दुनिया में हैं, जहां ये सारा डेटा क्रॉस रेफरेंस और नेविगेट करने योग्य डिजिटल फॉर्मेट में होता है। हालांकि डिजिटल होने का मतलब ये नहीं है कि इसे बनाना आसान हो गया है। वैज्ञानिकों और सांख्यिकीविदों की अलग अलग टीमों के बीच समन्वय बिठाना आज भी एक विशाल कार्य है। निरंतरता बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसी जटिलता के कारण एवरब्लिंक हेल्थकेयर जैसे स्रोत इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनका उद्देश्य इस पूरी विज्ञान संचालित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अगर इसे व्यापक रूप में देखा जाए तो CTD महज कुछ सरकारी दस्तावेजों का पुलिंदा नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल के प्रयोगशाला से निकलकर सुरक्षित और प्रभावी दवा के रूप में बाजार तक पहुंचने की पूरी जीवन यात्रा का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि CTD वो मजबूत वास्तुकला है जिस पर वैश्विक स्तर पर नई दवाओं की स्वीकृति टिकी हुई है। इसके बिना बेहतरीन वैज्ञानिक नवाचार भी फाइलों के ढेर में खो सकता है। सच में। जाते जाते सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल, यदि डेटा को एक सुसंगत वैज्ञानिक कहानी की तरह व्यवस्थित करने मात्र से जीवन रक्षक दवाओं की समीक्षा इतनी पारदर्शी और कुशल हो सकती है,
तो भविष्य में क्या होगा? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस पूरे ECTD संकलन प्रक्रिया को स्वचालित कर देगी। क्या AI के आने से नई दवाइयों के बाजार में आने का समय आधा रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको जरूर गौर करना चाहिए।